अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेजर प्रमोद अपने साथियों समेत कर्नल रिचर्ड के ऑफिस में मौजूद था। ऑफिस में 4 अफराद थे जिन्हें बेहोश कर दिया गया था। इनमें से एक ने इन्हें गार्ड के कमरे का रास्ता बता दिया था और फिर गार्ड, जो शराब पीकर मदहोशी के आलम में सोया पड़ा था, आसानी से इनके हाथ लग गया था। और फिर मेजर प्रमोद के हुक्म पर कैप्टन तारिक ने करीब ही एक खाली कोठी चेक कर ली और फिर इसने पहले इन 4 अफराद को हलाक किया और फिर वो गार्ड को बेहोशी के आलम में उठाकर इस खाली कोठी में पहुंच गए। कोठी फर्निश्ड थी क्योंकि यहाँ फर्निश्ड कोठियाँ ही फरोख्त करने का रिवाज था। इस वक्त मेजर प्रमोद इस कोठी के एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि इसके सामने कुर्सी पर गार्ड को रस्सी से बांध दिया गया था। अलबत्ता कर्नल रिचर्ड के तजर्बे की बुना पर इसे खदशा था कि गार्ड भी रस्सी आसानी से ना खोल ले। मेजर प्रमोद ने कैप्टन तौफीक को इस गार्ड के हुक्म में खड़ा होने की हिदायत की थी और फिर मेजर प्रमोद के कहने पर कैप्टन तौफीक ने गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करके उसे होश दिला दिया। ये क्या क्या मतलब, कौन हो तुम? ये मैं कहाँ हूँ? होश में आते ही गार्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। इसे पहली बार यहाँ होश आ रहा था क्योंकि नींद और बेहोशी के दौरान इसके सर पर ज़रब लगाकर इसे बेहोश करके यहाँ लाया गया था। तुम्हारा नाम गार्ड है और तुम कर्नल रिचर्ड के असिस्टेंट हो। मेजर प्रमोद ने इसकी तरफ देखते हुए सद लहजे में कहा। हाँ हाँ, मगर तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब, तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? गार्ड ने कहा। तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है और तुम्हारे बॉस कर्नल रिचर्ड और तुम्हारे ऑफिस में मौजूद 4 अफराद को हलाक कर दिया गया है और तुम अब जार टाउन से बहुत दूर एक और टाउन में हो। मेजर प्रमोद ने इंतहाई सद लहजे में कहा। ओह ओह, क्या मतलब? ओह, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब क्यों हो रहा है? गार्ड ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो गार्ड, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब देते जाओ और ये भी सुन लो कि अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे फ़ौरन मालूम हो जाएगा और फिर आगे मजीद कोई बात ना हो सकेगी। सिर्फ मैं ट्रिगर दबाऊंगा और तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाओगे। मेजर प्रमोद ने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ते हुए कहा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे मत मारो, गार्ड ने खौफजदा लहजे में कहा। तो फिर बताओ कि किंग डेजर्ट में जो लेबॉर्टियाँ हैं इनका रास्ता कहाँ से जाता है? मेजर प्रमोद ने कहा तो गार्ड के जिस्म को यकलख झटका सा लगा। ओह ओह, तो ब्लू आर्मी तुम्हारी वजह से यहाँ आई है? ओह, गार्ड ने कहा तो मेजर प्रमोद चौंक पड़ा। ब्लू आर्मी? क्या मतलब? 2-3 घंटे पहले ब्लू आर्मी के 10 हेलीकॉप्टर सहरा में उतरे थे, मुझे इतला दी गई और फिर ब्लू आर्मी का कर्नल स्मिथ मेरे ऑफिस आया और इसने मुझे बताया कि इन्हें इसराइली हुकूमत की तरफ से यहाँ भेजा गया है क्योंकि यहाँ एशियाई सीक्रेट एजेंट किसी भी लम्हे पहुँच सकते हैं और वो लिबर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। इसलिए अब इस सहरा की हिफाजत इस वक्त तक ब्लू आर्मी के ज़िम्मे रहेगी जब तक ये एशियाई एजेंट ख़त्म नहीं हो जाते। ऑफ सीज़न होने की वजह से सारा साल तो पहले ही छुट्टियों पर था और स्टाफ भी छुट्टियों पर था और ऑफिस में सिर्फ मैं और 4 अफराद थे। कर्नल रिचर्ड भी घूमता रहता है, इसलिए हम क्या कर सकते थे? खामोश रहे और कर्नल स्मिथ वापस चला गया। मैं चूँकि अब बिल्कुल ही फारिग हो गया था इसलिए मैं शराब पीकर सो गया। फिर अब मुझे होश आया है, गार्ड ने तफसील बताते हुए कहा और इसका लहजा बता रहा था कि वो सच कह रहा है। तो अब सहरा में तुम्हारी जो चेक पोस्टें हैं इन पर ब्लू आर्मी का कब्जा है? हाँ, हमारा ब्लू आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम वो रास्ता मालूम करना चाहते हैं जो लिबर्टियों का जाता है। वो गार्ड ने रुक कर कहा तो मेजर प्रमोद ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल एकलख सीधा कर लिया। इसके चेहरे पर भी सफाकी के तासरात उभर आए थे। वो मैं बता रहा था कि लिबर्टियों का रास्ता तो क्रूज टाउन के लॉर्ड क्रूज के महल से जाता है। गौरत ने यकलख बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे खुद लॉर्ड क्रूज ने बताया था, वो शिकार खेलने सहरा में आता रहता है। गार्ड ने जवाब दिया। इसका फ़ोन नंबर क्या है? मेजर प्रमोद ने पूछा तो गार्ड ने फ़ोन नंबर बता दिया। ये तो सैटेलाइट फ़ोन लगता है। हाँ, ये सैटेलाइट फ़ोन नंबर है, गार्ड ने जवाब दिया। तुम लॉर्ड क्रूज को फ़ोन करो और अपनी बात कंफर्म कराओ। लेकिन मैं क्या बात करूं? गार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो मर्जी आए बात करो, लेकिन ये बात कंफर्म कराओ कि लिबर्टियों का रास्ता क्रूज महल से जाता है। नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, वो किसी सूरत मुझसे बात नहीं करेगा। गार्ड ने बड़ी हतमी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, जो भी बात करो, लेकिन ये कंफर्म कराओ कि वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। मेजर प्रमोद ने कहा और इसके साथ ही इसने गार्ड के हुक्म में खड़े कैप्टन तौफीक को इशारा किया। तो कैप्टन तौफीक ने सामने आकर फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर गार्ड का बताया हुआ नंबर प्रेस करके आखिर में इसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया।
दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी तो कैप्टन तौफीक ने रिसीवर उठाकर कुर्सी पर बंधे हुए गार्ड के कान से लगा दिया। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं जार टाउन के हिस्टिंग चीफ ऑफिसर से गार्ड बोल रहा हूँ। लॉर्ड साहब से बात करें। मैं लॉर्ड बोल रहा हूँ। पहले कर्नल रिचर्ड बात करता था, अब तुमने क्यों बात की है? कर्नल साहब को हलाक कर दिया गया है जनाब। क्या क्या कह रहे हो? कर्नल रिचर्ड को हलाक कर दिया गया है? वो कैसे? किसने किया है और क्यों? जनाब, सहरा में हमारी मौजूद तमाम चेक पोस्टों पर इसराइल की ब्लू आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इनके कर्नल स्मिथ मेरे पास आए थे और इन्होंने बताया कि एशियाई सीक्रेट एजेंट किंग्स डेजर्ट में मौजूद लिबर्टियों को तबाह करना चाहते हैं और कर्नल रिचर्ड की हलाकत भी इन एजेंटों का ही काम है। मैंने सोचा कि कॉल करके आपको बता दूं क्योंकि आपने मुझे खुद बताया था कि लिबर्टियों का रास्ता आपके महल से जाता है, इसलिए आप अलर्ट रहें। गार्ड ने बात बनाते हुए कहा। ओह, तो ये बात है, लेकिन वो रास्ते तो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाएंगे और अब लिबर्टियों में जाने या वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है। और सहरा में चाहे एटम बम भी क्यों ना मार दिए जाएं, लिबर्टियों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। और वैसे भी लिबर्टियों के इंचार्ज डॉक्टर माहम से मेरी बात हो चुकी है। वो जिस आले की इजाद में मसरूफ़ हैं, इसमें कामयाबी चंद रोज़ की बात थी, लेकिन फिर इसमें एक साइंसी मसला पैदा हो गया, इसलिए अब मज़ीद 2 हफ्ते काम आगे जा पड़ा है। बहरहाल अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों तक लिबर्टी को सील रखा जाएगा, फिर पूरी दुनिया पर इसराइल की हुकूमत होगी, फिर ये एशियाई कीड़े हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। लॉर्ड क्रूज ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। जनाब, वो आपको भी तो रास्ता खुलवाने के इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्थ ने कहा तो मेजर प्रमोद इसकी अक्लमंदी पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं वैसे ही क्रूज महल छोड़ चुका हूँ और अगर वहाँ होता भी तभी वहाँ बाहर से किसी सूरत ये रास्ता खुल ही नहीं सकता। रास्ता खुलना तो एक तरफ, अब रास्ते के निशानात तक ख़त्म हो चुके हैं। अब चाहे इस पूरे महल को बमों से क्यों ना उड़ा दिया जाए, रास्ता दस्तयाब नहीं हो सकता। फिर ठीक है जनाब, वैसे मेरा ख्याल है ब्लू आर्मी के लोग इन एशियाई एजेंटों का खात्मा खुद ही कर लेंगे। गार्थ ने कहा। हाँ, ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रास्ता ख़त्म कर दिया गया तो कैप्टन तौफीक ने रिसीवर कैडल पर रख दिया। अब तो तुम कंफर्म हो गए हो कि मैंने सच बोला है? गार्थ ने कहा। देखो गार्थ, ये बात तो तुमने दुरुस्त बताई है कि लिबर्टियों के रास्ते क्रूज महल से जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि सिर्फ यही रास्ते नहीं हैं। किसी भी लिबर्टी का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं हुआ करता। ये जो अजीब साफ्त के हेलीकॉप्टर लिबर्टी से निकल कर मिशन पर जाता है और आता है, वो सहरा के दरमियान से निकल कर उड़ता है। इसलिए लामहला इसका कोई ऐसा रास्ता ज़रूर है जो सहरा के दरमियान से निकलता है। और चूँकि सहरा पर तवील अरसा से तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों का कंट्रोल रहा है, इसलिए मुमकिन ही नहीं कि तुम्हें इन रास्तों से वाकफियत ना हो। इसलिए वो रास्ते बताओ। मुझे वाकई ही नहीं मालूम, गार्थ ने कहा, लेकिन इसके लहजे में खोखलापन था। देखो गार्थ, अगर मैं ट्रैगर दबा दूं तो तुम्हारी लाश भी यहाँ कर्नल रिचर्ड की तरह पड़ी सड़ती रहेगी और ना इसराइली हुकूमत तुम्हें कोई मफाद पहुँचा सकेगी और ना ही कोई और। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कदर करो और सब कुछ बता दो। वो रास्ता भी अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। गार्थ ने जवाब दिया। तुम तफसील बताओ, बाकी काम हमारा है। सहरा के शुमाल मगरब की तरफ जहाँ नखलिस्तान है, इसके उकब में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं। वहाँ इन टीलों के अंदर हमारी मेन चेक पोस्ट है, 2 बड़े कमरों और एक ऊंचे टावर पर मबनी। ये टावर सहरा में मौजूद दूसरी चौकियों के टावर में सबसे ऊंचा है। इसके ऊपर शीशे का एक गोला सा लगा हुआ है जो दूर से ही नज़र आता है। इस गोले के अंदर चेकिंग मशीनरी है। ये गोला चारों तरफ घूमता रहता है और इस तरह चारों तरफ दूर दूर तक नीचे सहरा में मौजूद मशीनरी स्क्रीन पर नज़र आती रहती है। यहाँ एयरक्राफ्ट गनें भी मौजूद हैं और इसे मेन चेक पोस्ट कहा जाता है। इस वक्त ब्लू आर्मी का कर्नल स्मिथ भी वहाँ मौजूद है। इसके एक कमरे में मशीनरी निश्चित की गई है और दूसरे कमरे को बैठने और सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस दूसरे कमरे के फर्श से एक सुरंग नीचे जाती है जो आगे जाकर रेड ब्लॉक्स की एक दीवार पर ख़त्म हो जाती है। रेड ब्लॉक्स की दीवार अंदर से मखसूस हटाई जाती है। इसके अंदर एक बड़ा कमरा है जिसमें वो मखसूस हेलीकॉप्टर हर वक्त मौजूद रहता है। इसके ऊपर छत और इसके ऊपर रेत का टीला मसनूई है जो अंदर मशीनरी की मदद से हटा दिया जाता है और हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो जाता है और वापस भी उतर जाता है। लेकिन इस रेड ब्लॉक्स दीवार को अंदर से ही खोला जा सकता है, बाहर से किसी सूरत में नहीं खोला जा सकता। बस मैं इतना जानता हूँ। वहाँ चेक पोस्ट पर फ़ोन है? मेजर प्रमोद ने पूछा। पहले था लेकिन अब नहीं है। अलबत्ता एक वायरलेस इंटरकॉम है जिससे तमाम चौकियों से रब्ता किया जाता है। इस इंटरकॉम से लिबर्टी में भी रब्ता हो सकता होगा। हाँ, इस लिबर्टी का इंचार्ज डॉक्टर माहम है, इससे रब्ता हो सकता है 301 नंबर प्रेस करने पर। तुमने गलत नंबर क्यों बताया है? इसकी वजह क्या क्या मतलब?
मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि जैसे ही तुम झूठ बोलोगे तो मुझे फ़ौरन मालूम हो जाएगा, और अब तुमने झूठ बोला है। तुम्हारा ख्याल है कि मेरे पास इतना फालतू वक्त है कि मैं तुम्हें यहाँ झूठ सुनता रहूँगा? मम मैंने दुरुस्त नंबर बताया है। डॉक्टर से माम से रब्ता हो सकता है वहाँ से। नंबर दुरुस्त बताओ। मम मुझे नहीं मालूम, मुझे हलफ दिया गया है कि मैं किसी को नंबर नहीं बताऊँगा। गार्ड ने कहा। लेकिन अभी इसका फिक्र मुकम्मल हुआ ही था कि मेजर प्रमोद ने ट्रैगर दबा दिया, और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही गार्ड के हलक से चीख निकली, और वो चंद लम्हे कुर्सी पर बंधे हुए फड़कते रहा और फिर साकत हो गया। बॉस, मामला उलझते जा रहे हैं। अब हम इन लेबोरेटरियों को कैसे तबाह करेंगे? हमें पहले ब्लू आर्मी का खात्मा करना होगा, फिर आगे सोचेंगे। कैप्टन तारिक से कहो कि जीप तैयार करे। अब हमें बराह रास्त सहरा में दाखिल होना है। मेजर प्रमोद ने कहा तो कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि मेजर प्रमोद एक कुर्सी पर बैठ गया। इसकी पेशानी पर शिकनें उभर आई थीं, क्योंकि मामला वाकई उलझ गए थे। इस हद तक उलझ गए थे कि मेजर प्रमोद ने वो कैप्टन तौफीक को तैयार होने और सहरा में दाखिल होने का कह दिया था। लेकिन वो जानता था जैसे ही इनकी जीप सहरा में दाखिल हुई, चेक पोस्ट पर चेक कर ली जाएगी, और फिर किसी भी चेक पोस्ट से इंतहाई आसानी से इनकी जीप पर मिसाइल फायर किया जा सकता है। और ये भी जानता था कि सहरा में दाखिल हुए बगैर वो किसी सूरत भी लेबॉर्ट्री तक नहीं पहुंच सकते। यही बातें बैठा वो सोच रहा था कि अचानक एक साइड से कैप्टन तारिक निकलकर तेज तेज कदम उठाता इसके करीब आ गया। बॉस, कैप्टन तौफीक ने जीप तैयार करने का कहा है। जीप तो तैयार है, कैप्टन तारिक ने मौजवाना लहजे में कहा। बैठो। मेजर प्रमोद ने साइड पर पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और कैप्टन तारिक कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर उलझन के तासरात उभर आए थे, क्योंकि इसने मेजर प्रमोद को कभी इस हद तक उलझा हुआ ना देखा था। चेक पोस्टों पर ब्लू आर्मी का कब्जा है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि लेबॉर्ट्रियाँ कहाँ मौजूद हैं, और इनके रास्ते कहाँ हैं, और कैसे खुलेंगे। हमारी जीप जैसे ही सहरा में दाखिल हुई, हमें चेक पोस्टों से चेक कर लिया जाएगा, और किसी भी लम्हे हम पर मिसाइल फायर कर दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? मेजर प्रमोद ने कहा। ओह, आप इसलिए उलझे हुए हैं बॉस? इसके लिए हमें नक्शा देकर इस जगह से सहरा में दाखिल होना पड़ेगा, जहाँ कोई चेक पोस्ट करीब तरीन हो, और हम जीप अंदर नहीं ले जाएंगे, बल्कि दो आदमी टीलों में छुपकर दाखिल हो जाएंगे, और फिर चेक पोस्ट पर कब्जा करके इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुड शो कैप्टन तारिक, तुमने वाकई मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। ठीक है, अब ऐसा ही होगा, और हम सहरा में दाखिले के लिए पिछली रात के वक्त का इंतखाब करेंगे। इस वक्त सहरा में इस कदर ठंडक हो जाती है कि हर आदमी को नींद आ जाती है। जाकर जीप से नक्शा ले आओ। मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैप्टन तारिक का चेहरा मसरत से चमक उठा। थैंक यू बॉस। कैप्टन तारिक ने अपनी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, और तेजी से बाहर को लपक गया, जबकि मेजर प्रमोद का चेहरा अब उलझनों से साफ दिखाई दे रहा था। इसके सामने एक काबिले अमल लाया अमल आ गया था, इसलिए इसकी सारी उलझनें दूर हो गई थीं। हेलीकॉप्टर नाशोल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। पायलट सीट पर आतिफ था, जबकि साइड सीट पर कर्नल फरीदी, और रुकबी सीट पर कैप्टन हमीद, मलिका और आतिफ के साथी मौजूद थे। नाशोल में हमने कहाँ उतरना है बॉस? आतिफ ने अचानक कर्नल फरीदी से मुखातिब होकर कहा। नाशोल के करीब किसी ऐसी जगह हेलीकॉप्टर उतार देना जहाँ से मेन रोड करीब हो। हेलीकॉप्टर दरख्तों के किसी झुंड में उतार देना। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या हम नाशोल में जाकर नहीं उतरेंगे? रुकबी सीट पर बैठी हुई मलिका ने कहा। नहीं, क्योंकि हो सकता है वहाँ लोग इस हेलीकॉप्टर को पहचानते हों। इस तरह हम मशकूक भी हो सकते हैं। हमने वहाँ से सिर्फ असलहा ख़रीदना है, और इसके बाद हम बस के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। इस तरह हम मशकूक नहीं होंगे। कर्नल फरीदी ने कहा। बस की बजाय हम कोई कार हासिल कर लेंगे। यहाँ पुलिस का निज़ाम बेहद सख्त है, और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस का। यहाँ कारें चूँकि मुकम्मल तौर पर इंश्योर्ड होती हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से कारों में साइंसी आलात नस्ब होते हैं। जैसे ही कार चोरी की रिपोर्ट होती है, सैटेलाइट के ज़रिए फौरी तौर पर इन साइंसी आलात की मदद से कार को ट्रेस कर लिया जाता है, और फिर भूतों की तरह पुलिस इस कार को घेर लेती है। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो कैप्टन हमीद ने बेख्तियार शर्मिंदा सा होकर नज़रें झुका लीं, और मलिका बेख्तियार हंस पड़ी। कैप्टन हमीद को तो इन साइंसी आलात का इल्म होगा कर्नल साहब, इसलिए ये आसानी से कार से वो आलात उतार कर फेंक देंगे। फिर कैसे चेक हो सकेगी वो कार? ओह हाँ, वाकई ये काम तो बहुत आसान है, कैप्टन हमीद ने सर उठाते हुए कहा। इन आलात को उतारने के लिए कार का पूरा इंजन खोलना पड़ेगा, और आलात को उतार कर इंजन दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो इस बार मलिका बेख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। बॉस, नाशोल करीब आने वाला है, अचानक आतिफ ने कहा तो कर्नल फरीदी चौंक कर सीधा हो गया।
और फिर थोड़ी देर बाद कर्नल फरीदी की हिदायत पर हेलीकॉप्टर दरख्तों के एक झुंड में ले जाकर उतार दिया गया। वहाँ से सड़क करीब थी और वहाँ बसें भी आ जा रही थीं। आतिफ, तुम अपने साथियों समेत यहाँ ठहरोगे, हम शहर जाएंगे, कर्नल फरीदी ने कहा। यस कर्नल, आतिफ ने जवाब दिया। और फिर कर्नल फरीदी, हमीदी, कैप्टन हमीद और मलिका तीनों एक झुंड से निकलकर सड़क पर पहुंच गए। और फिर थोड़ी देर बाद एक बस के जरिए वो दारुल हुकूमत के मेन टर्मिनल पर पहुंचकर बस से उतरे। वहां से टैक्सी लेकर वो इस मार्केट पहुंच गए जहां से असलहा मिलता था। पूरे एक्रेमिया में चूँकि असलहा की खरीदो फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए हर बड़े शहर में असलहा फरोख्त होने वाली दुकानों की खुसूसी मार्केटें हुआ करती थीं, जिनके बारे में टैक्सी ड्राइवर बखूबी जानते पहचानते थे। इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने इन्हें फ़ौरन ही इस मार्केट में पहुंचा दिया। कर्नल फरीदी ने घूम फिर कर इस असलहा खरीदा। इसने ऐसा असलहा पसंद किया था जो वज़न और हजम में कम लेकिन कारकर्दगी में तेज़ और बेहतर हो। इस तरह एक बड़ा थैला बन गया था जो कैप्टन हमीद ने उठा लिया था। कॉफ़ी पी लें, फिर वापसी होगी, कर्नल फरीदी ने एक रेस्तोरां के एक कोने में खाली मेज़ के गिर्द कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वेटर को उन्होंने हॉट कॉफ़ी का कह दिया था, लेकिन वेटर अभी कॉफ़ी नहीं लाया था कि अचानक रेस्तोरां का मेन गेट खुला और दो लंबे कद और भरे हुए जिस्म के नौजवान अंदर दाखिल हुए। इनका अंदाज देखकर ही कर्नल फरीदी चौंक पड़ा था। इन्होंने इधर उधर देखा और फिर वो दोनों ही तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लगे। इनकी जेबों का मखसूस भारीपन बता रहा था कि इनकी जेबों में मशीन पिस्टल हैं। कर्नल फरीदी की नज़रें इन पर जमी हुई थीं। आप तीनों हमारे साथ चलें, बॉस क्राउन ने आपको बुलाया है, इनमें से एक नौजवान ने करीब आकर करख लहजे में कहा। तो कैप्टन हमीद और मलिका ने भी चौंक कर इन्हें देखा। कौन है क्राउन? वो नाशोल का किंग है। और ये सुन लें कि अगर तुमने इनकार किया या किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो फिर पूरे नाशोल में तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। चलो उठो, इस आदमी ने बड़े करख लहजे में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम इस अंदाज में बात करो? यकलख कैप्टन हमीद ने एक झटके से उठते हुए कहा। तो इन दोनों ने बिजली की सी तेज़ी से जेबों से मशीन पिस्टल निकाल लिए और हॉल में मौजूद अफराद देखकर सहम से गए। जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, हम क्राउन से मिल लेते हैं। इसे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कहाँ है क्राउन? कर्नल फरीदी ने हाथ के इशारे से कैप्टन हमीद को मना किया और इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही मलिका भी उठ खड़ी हुई। क्राउन क्लब यहाँ से करीब ही है, इनमें से एक ने कहा। चलो, कर्नल फरीदी ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो कर्नल हमीद, जिसने होंठ बेचे हुए थे, झुककर बैग उठाया और फिर वो तीनों इन दोनों के दरमियान चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ गए। इस रेस्तोरां से 100 गज आगे दाएं बाएं हाथ पर सड़क मुड़ते ही क्राउन क्लब की 2 मंजिला इमारत इन्हें नज़र आ गई, जिस पर क्राउन क्लब का बोर्ड मौजूद था। वहाँ आने जाने वाले सब जाम पेशा अफराद ही नज़र आ रहे थे। इधर साइड पर आ जाओ, आगे जाने वाले ने कर्नल फरीदी से कहा। तो कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो साइड की तरफ बढ़ गए जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक बरामदे में पहुँच गए। वहाँ आखिर में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर मशीन गनों से मुसल्लह 2 अफराद खड़े थे। बॉस से कहो कि तीनों मशकूक अफराद आ गए हैं, कर्नल फरीदी और इसके साथियों की रहनुमाई करने वाले ने इन दोनों मुसल्लह आदमियों से कहा। तो इनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। जाओ अंदर, अंदर ले जाने वाले ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो कर्नल फरीदी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे मलिका और आखिर में कैप्टन हमीद अंदर दाखिल हुआ। इसके हुक्म पे ना सिर्फ दरवाज़ा बंद हो गया बल्कि सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार बराबर हो गई। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। छत के दरमियान में एक जदीद अंदाज का फानूस मौजूद था जिसके दरमियान में बड़ा सा नीले रंग का बल्ब जल रहा था। मेज़ की दूसरी तरफ एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। इसकी आंखों में तेज़ चमक थी। बैठो, इसने कर्नल फरीदी और इसके साथियों को मेज़ की दूसरी तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद का पहले से मज़ीद चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो कर्नल फरीदी की वजह से खामोश था। बहरहाल मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर वो तीनों बैठ गए। पहले ये बता दूं कि मेरा नाम क्राउन है और पूरे नाशोल पर मेरी हुकूमत है। दूसरी बात ये बता दूं कि तुम्हारी तलाशी इसलिए नहीं ली गई कि यहाँ इस कमरे में कोई बारूदी हथियार फायर नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि इस ऑफिस की दोनों साइडों पर दीवारें एक लम्हे के हज़ारों हिस्से में हट सकती हैं और वहाँ मौजूद खंजर बरदार अफराद ऐसे हैं जो उड़ती हुई मक्खियों के भी खंजर के वार से पर काट सकते हैं। इसलिए किसी गलत हरकत की ज़रूरत नहीं। अभी मुझे तुम पर सिर्फ शक है और मैं ये शक दूर करना चाहता हूँ। अगर मैं कंफर्म होता कि तुम ही मेरे मतलूबा अफराद हो तो तुम्हें वहीं रेस्तोरां में ही गोली मारी जा सकती थी, क्राउन ने कहा। तो कर्नल फरीदी के चेहरे पर मुस्कुराहट करने लगी।
इनका अंदाज ऐसा था जैसे ये बड़ा किसी बच्चे की बचगाना बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तुम्हें हम पर क्या शक हुआ है? खुल कर बात करो। तुमने असलहा मार्केट से ऐसा असलहा खरीदा है जिससे जाहिर होता है कि तुम सहरा में कोई बड़ा मिशन करना चाहते हो। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, कर्नल फरीदी ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो कर्नल फरीदी का जवाब सुनकर क्राउन को बेख्तियार एक झटका लगा और वो सीधा होकर बैठ गया। किस सहरा में और क्या मिशन है? तुम अपनी बात करो, तुम्हारा ताल्लुक किससे है और तुमने ये बात क्यों की है? क्या तुम्हारा ताल्लुक एशिया से है? क्राउन ने पूछा। हाँ, हमारा ताल्लुक विमाग से है। मेरा नाम कर्नल फरीदी है और ये मेरा साथी कैप्टन हमीद और ये है मलिका। और ये भी सुन लो कि हम तुमसे मिलने के लिए खुद यहाँ आ गए हैं, वरना तुम्हारे ये दो आदमी, तुम एक तरफ पूरी फौज भी हमारे को यहाँ नहीं ला सकती थी। और दूसरी बात यह कि छत पर मौजूद फानूस को देखते ही मैं समझ गया था कि यहाँ कौन सी रेज मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ बारूदी असलहा फायर नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि तुम मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस करके अपने आदमियों को कॉल करोगे, तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म छोड़ चुकी होगी, जबकि हमें तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम कोई हरकत नहीं करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना। कर्नल फरीदी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओह ओह, तो तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में धमकियां दे रहे हो? मुझे? क्राउन ने उछलते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, कर्नल फरीदी का हाथ हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे चट की आवाज़ के साथ ही सामने बैठे क्राउन का जिस्म इस तरह झटका खाकर पीछे हटा जैसे इसके चेहरे पर किसी ने ज़रब लगा दी हो, और पीछे हटता ही चला गया। इसका जिस्म यकलख कुर्सी में ही ढीला पड़ता चला गया। इसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। आपने ज़ीरो फायर कर दिया है इस पर? हाँ, वरना ये वाकई लंबा खड़ाक फैलाना चाहता था, जबकि हमारे पास वक्त नहीं है, कर्नल फरीदी ने कहा। और इसके साथ ही वो कुर्सी से उठा और तेज़ी से दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। इसने वहाँ मौजूद 4 बड़े स्विच जो ऑन थे ऑफ कर दिए। इसके साथ ही फानूस का वो नीला सा बल्ब भी बुझ गया। इसे उठाओ और साइड कमरे में ले आओ। पहले इसके आदमियों का खात्मा तो कर दें, वरना वो किसी भी लम्हे मदाखलत कर देंगे। नहीं, अब कोई दीवार नहीं खोल सकता, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। ओह, तो ये सिस्टम था? मलिका ने हैरत भरे लहजे में कहा, जबकि कैप्टन हमीद ने आगे बढ़कर कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए क्राउन को खींचकर अपने कांधों पर डाला और साइड पर मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसे रेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। कैप्टन हमीद ने क्राउन को एक कुर्सी पर डाल दिया, तो कर्नल फरीदी के कहने पर इसने एक पर्दा उतारकर इसकी रस्सी बनाकर क्राउन के दोनों बाजू कुर्सी के पीछे करके रस्सी की मदद से अच्छी तरह बांध दिए। इसके हलक में पानी डालो, कर्नल फरीदी ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो कैप्टन हमीद के साथ मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फिर जैसे ही क्राउन के हलक में पानी डाला गया तो वो इस तरह होश में आ गया जैसे बेहोश हुआ था। होश में आते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदे होने की वजह से वो सिर्फ किस्मजा कर रह गया। मम मैं यहाँ इस हालत में, क्या मतलब? क्राउन ने रुक रुक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। क्राउन, तुमसे बड़े एजेंट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम्हारी क्या हैसियत है? अभी मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया है, वरना मैं चाहता तो पलक झपकने में तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म को छोड़कर आलम बाला को परवास कर चुकी होती। हम अभी तुम्हें जिंदा छोड़कर चले जाएंगे अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें किसने है हमारे खिलाफ फायर किया है। पूरी तफसील बता दो। हाँ, मैंने देख लिया है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम वादा करते हो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे? क्राउन ने चलना में खामोश रहने के बाद कहा। मैं वादा करने के तकल्लुफ़ में नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं कि कर्नल फरीदी जो कहता है वो करता भी है। लेकिन तुम चूँकि मुझे नहीं जानते, इसलिए मेरा वादा है कि तुम्हें ज़िंदा रहने दिया जाएगा, बशर्ते कि तुम कोई शरारत ना करो। मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। जब मेरे ऑफिस में मौजूद तमाम इंतजामात मेरे काम नहीं आ सके तो मैं और क्या कर सकता हूँ? क्राउन ने कहा। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए जो कुछ कहना है जल्दी से कह डालो। मुझे लॉर्ड क्रूज ने फ़ोन करके कहा था कि एशियाई एजेंट रेड क्रूज को हलाक करके इसके हेलीकॉप्टर पर नाशुल पहुँचने वाले हैं और मैं इन्हें हलाक कर दूँ। चुनांचे मैंने यहाँ अपने आदमियों को हाई अलर्ट कर दिया, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर यहाँ ना आया। अलबत्ता मेरे आदमियों ने तुम तीनों के बारे में रिपोर्ट दी कि तुम असलहा मार्केट से कीमती और इंतहाई हसास टाइप का असलहा खरीदते फिर रहे हो। तो मैं मशकूक हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि कंफर्मेशन कर लूँ। चुनांचे मैंने अपने आदमियों से कहा कि वो तुम तीनों को यहाँ ले आएँ। फिर तुम तीनों से बगैर किसी झगड़े के यहाँ आ गए। यहाँ ऐसे इंतजाम थे कि मुझे यकीन था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे, इसलिए मैं मुतमईन था। लेकिन तुमने न जाने क्या किया कि मैं पलक झपकने में बेहोश हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी नाक से हवा का झोंका सा टकराया, और बस। लॉर्ड क्रूज तुम्हारा बॉस है? हाँ, यहाँ के बड़े बड़े होटल, क्लब और कैसीनो सब लॉर्ड क्रूज की मलकियत हैं, लेकिन बज़ाहिर सामने मैं हूँ, क्राउन ने कहा। लॉर्ड क्रूज का फ़ोन नंबर क्या है?
कर्नल फरीदी ने पूछा तो क्राउन ने नंबर बता दिया। ये वाकई वही नंबर था जिस पर कर्नल फरीदी इससे बात कर चुका था। ठीक है, तुमने सच बोला है। बहरहाल, अब हमारे जाने के बाद तुम लॉर्ड क्रूज को क्या कहोगे? यही कि तुम लोग यहाँ आए ही नहीं और वाकई कोई हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आया और तुम मशकूक नहीं हो। तुम कभी किंग डेजर्ट गए हो? हाँ, कई बार। लॉर्ड क्रूज के साथ सहराई लोमड़ियों का शिकार खेलने गया हूँ, क्राउन ने जवाब दिया। वहाँ दो लिबर्टियाँ हैं जिनका एक रास्ता तो लॉर्ड क्रूज के महल से जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता सहरा से निकलता है। क्या तुम इस रास्ते के बारे में जानते हो? लेकिन जवाब देने से पहले ये सोच लो कि अगर तुमने झूठ बोला तो मेरा वादा ख़त्म हो जाएगा और मुझे सच बूढ़ झूठ का इल्म फ़ौरन हो जाता है, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा। मैं बता भी दूंगा तो तुम इस सहरा में दाखिल नहीं हो सकते, क्राउन ने होंठ चबाते हुए कहा। क्यों? कर्नल फरीदी ने इसके हतमी लहजे पर चौंकते हुए कहा। इसलिए कि अब किंग डेजर्ट पर ब्लू आर्मी का कब्जा है। तमाम सहराई चेक पोस्टें अब इनके कब्जे में हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लॉर्ड क्रूज के मैनेजर फ्रेडरिक से फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। मुझे बराह रास्त लॉर्ड साहब से तो ये पूछने की हिम्मत ना थी कि वो महल छोड़कर क्रूज टाउन की हवेली में क्यों शिफ्ट हुए हैं, इसलिए मैंने फ्रेडरिक से पूछा। वो मेरा गहरा दोस्त है, इसने मुझे तफसील बताई और साथ ही ये भी बताया कि लॉर्ड साहब ने इसराइल के सदर से फ़ोन पर बात की तो इसराइल के सदर ने फौरी तौर पर ब्लू आर्मी, जिसका इंचार्ज कर्नल स्मिथ है, किंग डेजर्ट भिजवा दी है और किंग डेजर्ट में शिकार को मॉनिटर करने वाली तमाम चेक पोस्टें अब ब्लू आर्मी के कब्जे में हैं। इनके पास इंतहाई जदीद एयर गनें और एयरक्राफ्ट गनें भी मौजूद हैं और ऐसे मिसाइल भी हैं कि सहरा में रेंगने वाले कीड़े को भी वो आसानी से निशाना बना सकते हैं, क्राउन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम रास्ता तो बताओ, बाकी हम खुद देख लेंगे। सहरा में मेन चेक पोस्ट नखलिस्तान के पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। इसकी निशानी ये है कि इसका टावर सबसे ऊंचा है और इस पर शीशे का ग्लोब लगा हुआ है जो हर वक्त घूमता रहता है। नीचे 2 कमरे, जिनमें एक कमरे में मशीनरी नसीब है और दूसरे कमरे को ये लोग रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके फर्श से एक सुरंग जाती है जो लेबॉर्ट्री में जा निकलती है, लेकिन इसे रेड ब्लॉक्स की दीवार से बंद कर दिया गया है और सिर्फ अंदर से लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर माहम खोल सकता है। और बस, क्राउन ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि लेबॉर्ट्री के 2 रास्ते हैं, एक नखलिस्तान के हुक्म में मेन चेक पोस्ट से और दूसरा लॉर्ड क्रूज के महल से? हाँ, और अब दोनों बंद हैं। इन्हें सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है और फ्रेडरिक ने मुझे बताया है कि लेबॉर्ट्री में जिस साले पर काम हो रहा है वो 2 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा और इन 2 हफ्तों के दौरान ये लेबॉर्ट्रियाँ सील्ड रहेंगी। ब्लू आर्मी के कर्नल स्मिथ से तुम्हारा कोई रब्ता है? नहीं, मैंने सिर्फ इसका नाम सुना है और बस। ओके, हम जा रहे हैं और देख लो कि तुम्हें ज़िंदा छोड़कर जा रहे हैं। मुझे आज़ाद तो कर दो, मेरा वादा कि मैं तुम्हारे बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करूँगा और अपने आदमियों से भी कह दूँगा कि तुम मशकूक नहीं हो। क्राउन ने कहा तो कर्नल फरीदी ने मलिका को हिदायत कर दी कि इसे आज़ाद कर दिया जाए और फिर वाकई क्राउन ने वही किया जिसका इसने वादा किया था और कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और मलिका तीनों बस में सवार होकर सड़क के इस स्पॉट पर उतर गए जहाँ से दरख्तों का झुंड करीब तरीन था। इसलिए हलाक कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। वो लाजमन लॉर्ड क्रूज को इतला देगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वरना इसे नाकाम करार देकर हलाक कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसकी हलाकत की खबर फौरी तौर पर लॉर्ड क्रूज तक पहुंच जाती और इस तरह मामला बिगड़ जाते। कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो कैप्टन हमीद और मलिका ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के झुंड में पहुंच गए जहां आतिफ और इसके साथी मौजूद थे। अब हमें क्या करना है? किस तरह इन लिबर्टियों को तबाह किया जा सकता है? मलिका ने उलझे हुए लहजे में कहा। हमने हेलीकॉप्टर पर मार्स टाउन जाना है, वहाँ से हम नखलिस्तान और इसके हुक्म में मौजूद मेन चौकी पर कब्जा करेंगे, कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल साहब, मार्स टाउन से अगर जीप ना मिल सकी तो हमें ये सारा इलाका पैदल अबूल करना पड़ेगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम हेलीकॉप्टर पर बराह रास्त वहाँ पहुँच जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मलिका ने कहा। हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में हिट कर दिया जाएगा, अलबत्ता एक काम हो सकता है। बात करते करते अचानक कर्नल फरीदी ने रुक कर कहा, क्या? अगर इस हेलीकॉप्टर की बजाय मिलिट्री हेलीकॉप्टर हासिल कर लिया जाए तो फिर हम बराह रास्त वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ दारुल हुकूमत में लाजमन मिलिट्री की कोई ना कोई छावनी होगी, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता है। नहीं, इसमें काफ़ी वक्त ज़ाया हो सकता है। तुम आतिफ के साथ जाओ, मार्केट से मल्टी कलर के रंग के डब्बे ले आओ। हम आसानी से इस हेलीकॉप्टर पर थोड़ी सी तब्दीली करके इसे एकेडमियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, कर्नल फरीदी ने कहा तो कैप्टन हमीद ने इस बात में सर हिला दिया। ये काम वाकई जल्दी भी हो सकता था और आसानी से भी।